हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछले दिनों इतिहास अध्ययन में हमारे अतीत से दूसरा अध्याय व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है का अध्ययन हम कर रहे थे। इसके तहत हमने जाना था कि किस प्रकार 1707 में औरंगज़ेब के मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य के धीरे धीरे पतन हो जाने का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ भारतीय उपमहाद्वीप में अपना उपनिवेश स्थापित करने में लग गए थे। चूँकि अंग्रेज़ 1600 शताब्दी में यानी कि 1600 ईस्वी में एक व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम के से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा लेकर भारत व्यापार करने के लिए आए थे। शुरू में उन्होंने सूती व रेशमी कपड़े, विभिन्न मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी इत्यादि, जिसका कि यूरोप में ज़बरदस्त मांग था, का व्यापार शुरू किया। भारत से व्यापार करने में वे अकेले नहीं थे। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी भी अंग्रेज़ों के प्रतिस्पर्धी थे, अतः उनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ता गया। 17 व 18वीं सदी में इन प्रतिस्पर्धी कंपनियों के बीच खूब होड़ चली, युद्ध हुए। अंततः अंग्रेज़ों ने सभी प्रतिस्पर्धियों को समाप्त कर व्यापार पर वर्चस्व स्थापित कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में हुगली नदी के किनारे 1651 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करता है, जिसका कि नाम कलकत्ता पड़ा है बाद में, और वर्तमान समय में उसको कोलकाता कहा जाता है। अंग्रेज़ बंगाल में कर मुक्त व्यापार चाहते थे। कुछ हद तक तत्कालीन जो नवाब थे उन्होंने इसका अनुमति भी दिया, लेकिन इससे क्या हुआ, बंगाल के जो राजस्व आता था वो काफ़ी कम हो गया। तो इसका विरोध किया बंगाल के नवाब ने। जब विरोध किया तो अंग्रेज़ों के साथ नवाब का टकराव होना स्वाभाविक हो गया। तत्कालीन समय के नवाब मुर्शिद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला से अंग्रेज़ों का टकराव होता रहा। अंततः सिराजुद्दौला के सेनापति, जिसका नाम मीर जाफ़र था, पिछले दिनों मैंने बताया था, उसकी गद्दारी के कारण नवाब हार गया और बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। प्लासी की जीत भारत में अंग्रेज़ों का पहली जीत थी। इससे उत्साहित होकर उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अपना उपनिवेश स्थापित करने की सपना देखने लगे। इसके बाद आता है मैसूर का नंबर। मैसूर के शासक हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान, जिसको शेर मैसूर कहा जाता है, 1767 से 1799 के बीच 4 बार युद्ध हुए। अंतिम लड़ाई अर्थात 1799 में टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुआ और मैसूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। यहाँ तक हमने पिछले दिनों अध्ययन कर लिया था। तो आइए आज जानते हैं अंग्रेज़ और मराठों के बीच जो लड़ाई हुआ उसका क्या परिणाम निकला, अंग्रेज़ों ने क्या क्या नीति अपनाए, नए शासन व्यवस्था कैसे कायम की। तो आइए आज शुरू करते हैं अंग्रेज़ और मराठों के बीच लड़ाई से। ठीक है, स्क्रीन पर आप कुछ चित्र देख रहे हैं, देख लीजिए। ये महादजी सिंधिया है, महादजी सिंधिया मराठे। उसके बाद एक चित्र और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, नाना फडणवीस। उन्हीं के 4 चित्र हैं ये नाना फडणवीस का। ध्यान रखिएगा, चित्र प्रसंग में आएगा ये।
18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी और मराठों के बीच लड़ाई हुई। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का सपना मराठों का चूर चूर हो गया। जो सपना देख रहे थे दिल्ली से अर्थात पूरे देश में मराठा शासन स्थापित होगा, लेकिन उनका ये सपना चूर चूर हो गया। किस लड़ाई में? पानीपत की तीसरी लड़ाई में। जब हार गए तो मराठा राज्य कई प्रांतों में बंट गया, जिसमें देखिए एक सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के लोगों ने सत्ता संभाला। इसमें एक केंद्रीय सत्ता होती थी जिसको पेशवा कहा गया, पेशवा सर्वोच्च मंत्री। इसके अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राष्ट्रमंडल, राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख हुआ करता था। इसमें महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, आखिर में ये दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। ये बहुत शक्तिशाली, प्रतापी थे, जिनका कि चित्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। तो इनके बीच पहला युद्ध 1782 साल बाई की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि के तहत तय हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं आपको, उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आग्राबाद, दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज़ मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। इस प्रकार से मराठों की समाप्ति एक तरह से हो गया, ठीक है ना। अंग्रेज सर्वोच्चता की दावा करते थे। इसको ज़रा देखिए, पॉइंट को समझते हैं। क्या दावा करते थे? कि वही सर्वे सर्वा है। एक अंग्रेज लॉर्ड होता है जिसका नाम होता है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, उनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। इसके तहत अंग्रेज़ों की जो नीति थी, अंग्रेज़ों का जो सत्ता था, वो भारतीय राज्यों से सर्वोच्च था, ऐसा उनका सोचना था। वो यानी कि भारतीय राजाओं को या भारतीय जो सत्तासीन थे उनको कमतर आंकते थे। तो ऐसे में जो है एक राज्य था कित्तूर, कित्तूर राज्य था, कित्तूर जो वर्तमान समय के कर्नाटक में पड़ता है। तो वहाँ की रानी थी चेन्नम्मा। आपने कई बार चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा का नाम सुना होगा। उन्होंने हथियार उठा लिया और अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़े और अंततः 1824 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर, कौन, यानी कि कित्तूर राज्य के समर्थक जिनका नाम था संगोली, एक गरीब चौकीदार रायन्ना, जिनका नाम था रायन्ना, वो काफ़ी दिनों तक जो है अंग्रेज़ों से लड़ते रहे, लेकिन अंततः 1830 में उसको पकड़ लिया गया और उसको फांसी पर लटका दिया गया।
1830 के दशक में 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। तो इसके लिए वो उत्तर पश्चिम भारत को भी अपने समेट में न ले ले, इस डर से अंग्रेज उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1838-1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध में भी कब्जे हो गए। इसके बाद पंजाब की बारी थी। उस समय पंजाब का राजा था महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह को आप शायद नहीं जानते। रणजीत सिंह को ज़रा दिखा देता हूँ आपको। महाराजा रणजीत सिंह, ये देखिए, थोड़ी देर पहले हमने अच्छा, ये है आपके, ये है, देखिए कई चित्र मैंने आपके लिए अरेंज किया था। ये महाराजा रणजीत सिंह का चित्र है। बहुत प्रतापी राजा थे, बहुत सम्मानित राजा थे, बहुत वीर राजा थे, बहादुर थे। ये देख लिया आपने। तो अंग्रेज़ों ने चाल चलकर वहाँ भी, यानी कि पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। और अठारह में जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई तो उसके साथ एक लंबी लड़ाई के बाद 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। बहुत बुरी स्थिति कर दी। जब उसकी मृत्यु हो गया तो उसका जो रणजीत सिंह का बेटा था उसको प्रलोभन देकर, लालच देकर, बरगलाकर उनको इंग्लैंड भेज दिया। और रानी को, यानी कि पंजाब की रानी को लखनऊ भेज दिया गया, जो दर दर की ठोकरें खाती रही। अंतिम समय बहुत ही बुरा बीता, ये अंग्रेज़ों की इस नीति के कारण। ठीक इस प्रकार से उन्होंने पंजाब पर भी अधिकार कर लिया अंग्रेज़ों ने। अब अंग्रेज़ों की विलय नीति क्या है, इसको जानते हैं ज़रा। देखिए, एक लॉर्ड बने गवर्नर जनरल, जिनका नाम था डलहौजी। उन्होंने, यानी कि अंग्रेज़ों का मकसद था एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से, चाहे युद्ध से हो, कूटनीति से हो, चालबाजी से हो, भारतीय राज्य को हड़पना। तो इन्होंने एक नीति बनाया, एक नीति अपनाया डलहौजी ने। इस सिद्धांत ये था उनका, यदि किसी शासक का कोई संतान, यानी कि पुरुष वारिस, पुरुष संतान या वारिस नहीं रहता है, यानी कि कोई राजा या महाराजा निसंतान जो है गुजर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में, यानी कि कंपनी के राज्य में मिला लिया जाएगा। जबकि भारतीय रीति रिवाज के अनुसार किसी राजा का, किसी शासक का यदि कोई संतान नहीं होता है, संतान नहीं रहता है, तो अपने किसी रिश्तेदार, भाई के पुत्र को या किसी और रिश्तेदार को वो गोद ले लेते हैं और इन फ्यूचर वही शासक बनता है। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस नीति को अपनाने से, मानने से इनकार कर दिया और कहा, यदि कोई राजा निसंतान मर जाता है, निधन हो जाता है उनका, तो उनके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। इस नीति के तहत, देखिए, इस नीति के तहत कई राज्य, ये देख लीजिए आप, ये सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी,
ये सारे सारे राज्यों को अंग्रेज़ों ने हड़प लिए। आप झांसी की कहानी जानते हैं, झांसी का भी कोई बारिश नहीं था। झांसी की रानी कौन बताइए, याद है आपको? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना। इनका भी कोई बारिश नहीं था, तो इनके राज्य को जब अंग्रेज़ हड़पने लगे, हड़पने की नीति अपनाया, तो लक्ष्मीबाई ने क्या कहा था, याद है वो वाक्य? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बड़े वीरतापूर्वक, यानी कि एक वीरांगना वीरतापूर्वक जो है अंग्रेज़ों से लड़ी और काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त करने के बाद अंततः जो है वीर गति को प्राप्त हुई। इस प्रकार से उन्होंने बहुत से राज्यों को, यानी कि डलहौजी ने, तत्कालीन शासक डलहौजी ने बहुत सारे राज्यों को हड़प लिए। कुछ नक्शे देख लीजिए आप। ये नक्शा देखिए 1797, ये जो नारंगी रंग से दिखाया गया है ये भारतीय राजाओं के राज्य थे, और अंग्रेज़ ये 1700, आपको बताया अभी 1797 ईस्वी में जो ये पीले भाग दिखाया गया है, ये पीला भाग, ये पीला भाग जो है, ये पीला भाग देख रहे हैं, ये पीला भाग, ये पीला भाग अंग्रेज़ों का राज्य था। एक और चित्र देखिए, एक और मानचित्र। अब देखिए ये है 1840, अर्थात 43 साल बाद, लगभग 43 साल बाद अंग्रेज़ों का राज्य कितना बढ़ गया। ठीक है, जो पीले भाग है, पीले भाग, इसमें देखिए कितना थोड़ा थोड़ा था। ये बनारस, कलकत्ता, हैदराबाद का कुछ क्षेत्र, मैसूर, मद्रास आदि क्षेत्र ये अंग्रेज़ों के अधीन में थे। और यहाँ पर देखिए आप, इसमें कितना भाग है, यानी कि बहुत सारे भाग ये बढ़ गया। बनारस, कलकत्ता, पहले से लखनऊ, ये दिल्ली का क्षेत्र, मुंबई, गोवा, ये क्षेत्र, मैसूर, ये जो पीला भाग है, ये सारे भाग अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। ठीक है, 43 वर्षों के दौरान। उसके बाद आप देखिए ये 1857 तक, यानी कि ये था आपके 1840 और ये है 1857, अर्थात कितने साल, 17 साल। 17 साल के दौरान लगभग भारत को उन्होंने समेट लिया। ये जो लाल भाग है, ये भाग उनके अधीन नहीं थे, लेकिन इस लाल भाग में भी, ये जो लाल भाग दिखाया गया है, ये लाल भाग अंग्रेज़ों के अधीन नहीं थे, लेकिन इन क्षेत्रों पर भी इनका प्रभाव था। इस प्रकार से धीरे धीरे भारतीय राज्यों को हड़प कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में लग गए। अब अंग्रेज़ों ने नए शासन की स्थापना किस प्रकार से की, इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या क्या थी, इसको ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। तो अंग्रेज़ों ने 1773 और 1785 के दौरान वारेन हेस्टिंग्स, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये लॉर्ड बना, और उन्होंने कई सारे नियम, कायदे, कानून भारत में लागू किए। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई, बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बढ़ गए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। आपने सुना होगा बम्बई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, इस प्रकार से प्रेसिडेंसी में बांट दिए। जैसे वर्तमान समय में प्रशासन आप देखते हैं, हमारे यहाँ दिल्ली हमारा केंद्रीय सत्ता है। शासन को चलाने के लिए प्रांतों, पूरे देश को प्रांतों में बांट दिया गया है। कई सारे स्टेट्स
और केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटा गया है। इनकी जो प्रशासकीय व्यवस्था होती है, वहाँ की सरकार भी अलग अलग होती है। फिर कमिश्नर होते हैं, ज़िले होते हैं, ज़िले में बड़ा अधिकारी डीएम होता है। इस प्रकार से व्यवस्था, तो अंग्रेज़ों ने ये प्रेसिडेंसी व्यवस्था कायम की। और उन्होंने एक बात ये कायम किया कि हर प्रेसिडेंसी में एक नई व्यवस्था के तहत अदालतें होगी दो। पहले एक हुआ करता था, दो अदालतें होगी, फौजदारी और दीवानी। इसका मुखिया कलेक्टर होगा, लेकिन हिंदू पंडित और मौलवी मुसलमानों के भारतीय कानूनों को व्याख्या करने वाले भी उनके साथ होंगे, यानी कि चूँकि वो विदेशी थे, भारतीय कानून व्यवस्था का उनको पता नहीं था, तो ज़रूरत पड़ने पर इनकी सलाह भी ली जाएगी। इस प्रकार से व्यवस्था उन्होंने कायम की। अब थोड़ा सा प्रसंग और रह जाता है। कंपनी का फौज, कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को सत्तारूढ़ जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करा देते थे। फिर 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने यह तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही कहा जाता है, तो अंग्रेजी के शब्द देखिए, ये आएगा प्रश्न में। ये सिपाही जो शब्द है, सिपाही बोलते थे, जो उसी का रूपांतर होकर, अपभ्रंश होकर सिपाही कहा जाता है वर्तमान समय में। 1820 के दशक में जैसे युद्ध की तकनीक देखिए, समय के साथ साथ युद्ध की टेक्निक भी बदलता रहता है। अंग्रेज़ों ने ये आग्नेयास्त्र, जिसको बंदूक वगैरह कहा जाता है, इसका ईजाद किया। इससे पहले तो जो भारतीय परंपरागत युद्ध करते थे, उसमें तलवार, भाले, ढाल आदि से युद्ध होता था। तो उन्होंने एक नया हथियार, जिसको मस्केट कहा गया, मस्केट यानी कि तोड़ेदार बंदूक होता था, और एक होता था मैचलॉक, ठीक है ना। इसका देखिए यहाँ दे रखा है। पैदल सिपाही द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक को कहा जाता है मस्केट, ठीक। और एक मैचलॉक होता है शुरुआती दौर की बंदूक, एक शुरुआती बंदूक जिसमें यानी कि लोड करने के बाद उसमें माचिस की तीली जलाकर उसमें यानी कि आग जलाई जाती थी, तब जाके वो यानी कि गोली निकलता था। इस प्रकार से ये दो चीज़ें, मस्केट और मैचलॉक, आपने जान लिया। तो इससे भी जो है, इसका भी ये नए नए जो टेक्निक थे, इनको भी अंग्रेज़ों ने अपनाया और अपने सेना को मजबूत किया। देखिए एक चित्र है, ये उस मैसूर का एक चित्र है। युद्ध, मराठा और मैसूर के साथ हुए युद्ध के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी। ये चित्र है, ये कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया था। ये चित्र आपकी किताब में होगा, आप देख लीजिएगा। आपने दास प्रथा का नाम सुना होगा।
ये अफ्रीका में दासों का व्यापार होता था। देखिए, एक नई दुनिया जिसको अमेरिका कहा जाता है, अमेरिका के नवनिर्माण में इन दासों का बड़ा हाथ है। अफ्रीकन देशों से लोगों को ज़बरदस्ती पकड़कर बंदी बनाकर खरीद कर ले लिया जाता था। वहाँ ले जाकर इनको पशु की तरह जोत देते थे काम में। तो ये बहुत बुरी स्थिति थी। तो एक चित्र वो दिखाया गया है किस प्रकार से दासों का खरीद फरोख्त होता था। प्रसंग को जरा पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त होता है। तो पाठ के अंतर्गत देखिए कुछ प्रश्न, ये जोड़े मिलाना, खाली स्थान, ये आ गया था, ये हो गया था ये पिछले दिनों, ये सारे आपने कर लिया था। उसके बाद कुछ प्रश्न 7वें प्रश्न तक, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी, यहाँ तक आपने कर लिया था। सब्सिडायरी अलायंस, सहायक संधि क्या होता है, इस पर चर्चा भी थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि पाठ के दौरान हमने थोड़ा बहुत किया है, थोड़ा सा और कर लेंगे। और ये नवा प्रश्न, अंग्रेज कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस प्रकार अलग था। कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। और कुछ 2 प्रश्न इधर है, इसको भी हम बारी बारी से देखते हैं। तो ये कुछ चित्र हमने देखा, ये महारानी लक्ष्मीबाई का चित्र है, आपको दिखाना चाहिए था शुरू में मुझे, ये देख लीजिए। उसके बाद ये इसको दिखा दिया था मैंने, ये हैदर अली का चित्र है, टीपू सुल्तान के पिताजी। ये रणजीत सिंह का चित्र दिखा दिया था। ये जानते हैं कौन है, ये देख रहे हैं, डलहौजी। इन्होंने जो विलय की नीति अपना, राज्य हड़पने की नीति अपनाया था, इसको दिखा दिया था, नाना फडणवीस को दिखा दिया था। ठीक है, अब प्रश्नों के उत्तर के लिए थोड़ा सा हेल्प। आठवां प्रश्न, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि क्या है। देखिए, सहायक संधि का अर्थ गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि लाया था। इसे सहायक संधि इसलिए कहा गया जो भी भारतीय शासक इस संधि की शर्तों को मानता था, कंपनी उसकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग करने का वादा करती थी। अब देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अंग्रेज़ों का चाल यानी कि एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाकर राज्य स्थापित यानी कि उपनिवेश स्थापित करना है। तो उसके लिए कई सारे उन्होंने नीति अपनाए, जिसके तहत एक सहायक संधि भी था, सब्सिडायरी अलायंस कहा जाता है इसको। इसके तहत भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना की ज़रूरत नहीं होगी, अर्थात जो भारतीय शासक थे, जो छोटे छोटे राजा थे, महाराजा थे, उनको वो सेना नहीं रख सकते अपनी सुरक्षा के लिए। अंग्रेज़ों का कहना था, यदि आपको क्या ज़रूरत है, आपकी सुरक्षा तो हम करेंगे, तो आपको सेना रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा, वे उसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करेगा सुरक्षा के लिए, क्योंकि उन राजाओं की सुरक्षा कंपनी करेगी, इसलिए इसके लिए शासकों को शुल्क यानी कि धन देना पड़ेगा। ठीक, और यदि धन नहीं देते हैं, ठीक है ना, लगा लीजिए जो तय है साल 2 साल के दौरान यदि धन नहीं दिया, ठीक है ना, तो उस समयावधि के उपरांत उस धन के बराबर, उस राजस्व के बराबर उस शासक के राज्य का कुछ हिस्सा अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। ये
बहुत ही यानी कि दुर्भावनापूर्ण ये संधि थी, लेकिन भारतीय राजाओं को मानना पड़ा इसके लिए। ठीक, तो ये आपका 8वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखिए, अंग्रेजों का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस प्रकार अलग था? भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक तथा राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था। ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थी। कंपनी ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक न बनाई जिसका शासन गवर्नर के पास होता था। कंपनी द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया गया था, जबकि भारतीय शासकों द्वारा व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी भी तरह का प्रयास नहीं किया गया। ये दूसरा पॉइंट था। फिर तीसरा पॉइंट है, भारतीय राजाओं के शासन में न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। एक ही तरह की अदालत दीवानी तथा फौजदारी के मुकदमों की सुनवाई करती थी, जबकि अंग्रेजों ने एक आधुनिक एवं विकसित न्यायिक व्यवस्था की स्थापना जिले में अलग अलग दीवानी व फौजदारी अदालतें स्थापित करके की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका 9वें प्रश्न का उत्तर बनेगा। ठीक है, फिर आपका 10वां प्रश्न आएगा, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलाव का वर्णन कीजिए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा किया था हमने, क्या क्या बदलाव किए। कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीक से प्रशिक्षित किया। कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियार जैसे मस्किट तथा मैचलॉक आदि से लैस किया, वो शुरू के बंदूक। कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी तथा सेना के महत्वपूर्ण स्थान जैसे तोपखाना, टैंक इत्यादि पर यूरोपीय सेनाओं को नियुक्त कर दिया। ये आपका 10वां प्रश्न पूरा हो जाएगा। ठीक, अब 11वां प्रश्न, ये आइए करके देखें के अंतर्गत, बंगाल में अंग्रेज़ों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल में के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाइए। तो ये इसका उत्तर है। आप इसको देखकर हेल्प लेके लिख लीजिएगा। यदि इसको बोलने जाऊंगा तो काफ़ी समय बर्बाद होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ऐसे ही 12वां प्रश्न है, ये 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक के बारे में तस्वीरें, कहानियाँ, कविताएं और जानकारी इकट्ठा करें। झांसी की रानी, महादजी सिंधिया, हैदर अली, महाराजा रणजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी, आपके इलाके के कोई पुराना शासक। देखिए, इसके लिए मैंने आपको ये सारे चित्र दिखाया। मैंने ये झांसी की रानी का चित्र दिखाया, महादजी सिंधिया का दिखाया, हैदर अली का दिखाया, ठीक है, रणजीत सिंह का दिखाया, लॉर्ड डलहौजी का दिखाया। इनमें से किसी भी एक का तस्वीर आपको अपने कॉपी में चिपकाना है और उसके बारे में लिखना है। जो इसमें से कोई एक साट लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें ये रणजीत सिंह के बारे में लिखा हुआ है। तो आप कोई भी, जैसे आपके फेवरेट यदि झांसी की रानी बनता है तो झांसी की रानी को लिखिएगा और उनका चित्र भी आपको अरेंज करके कॉपी में चिपकाना है। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा होगा, ठीक है ना। काफ़ी लंबी वीडियो बन गया है। संक्षेप में यानी कि बहुत सारे चीज़ें इसमें छूट जाता है। यदि पूरा विस्तृत रूप से मैं पढ़ाने जाऊं तो कम से कम एक एक पाठ पढ़ाने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो संक्षेप में जितना हो सकता है आपको अधिक से अधिक देने की कोशिश किया मैंने। तो बहुत देर तक आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के आधार पर पाठ को पूर्ण कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।